नमस्कार साथियों, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। आज का जो विषय है बोलने का वो प्रेरित है प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में गौमूत्र का नाम लेकर के और हंसना। वो घटना आपको पता है कि कौन से साइंटिस्ट आईआईटीएन को लेकर के उन्होंने ये इस तरह का एक मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि उनको शोभा नहीं देता, इस तरह की हरकत उन्होंने की है, जबकि वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया को एक तरह से। क्योंकि इंडिया के पार्लियामेंट में चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गौमूत्र का जो जो परंपरा है, संस्कृति है और आधुनिक विज्ञान है, उसके समावेश पे मैं बोलना चाहता हूँ। अब आपको सबको मालूम है कि गाय जो है वो भारत में केवल पशु नहीं माना जाता है, जबकि ये कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संस्कृति की आधारशिला है। अब ठीक है, अब कृषि में अब इसका उतना योगदान नहीं है, लेकिन आज नहीं कल हम लोग सब ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गोबर की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जिस तरह से हमारी जमीनें बंजर होती जा रही है और हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऋग्वेद से लेकर महाभारत, पुराणों और आयुर्वेद तक में उस गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसे मारना उचित नहीं है। अब आज गौमूत्र की चर्चा होते ही हम देखते हैं कि समाज जो है वो दो ध्रुवों में बंट जाता है। एक पक्ष, जिसमें मेरी भी फैमिली भी शामिल है, एकदम इसे अचूक औषधि मानता है, जबकि दूसरा बिना अध्ययन किए इसका उपहास उड़ा रहा है। एक शोधकर्ता और शिक्षक के रूप में मेरा मानना है कि दोनों तरह के जो ये अतिचारी और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि भारत जैसे समृद्ध, सबसे पुराने इतिहास वाले समाज में परंपराओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययन लगातार चलता रहा है। आप गूगल करके भी आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में इस पे बहुत शोध चलती रही है और कुछ न्यूरो न्यूट्रिशंस ने और न्यूरो सर्जन्स ने इस बारे में बहुत बुक्स भी लिखी है। आयुर्वेद में आपको सबको पता है कि पंचगव्य का इस्तेमाल होता है, इसमें दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र सम्मिलित होता है। जिसके यहाँ भी हवन होता है सबको पता है, और हवन भारत में घर घर में होता है। तो आज की जो जनरेशन, अगर हम उसको नहीं बताएंगे, अब वो एक अलग बात है कि जर्सी गाय हर जगह, हर घर, मेरे पड़ोस में भी जब मुझे गौमूत्र की जरूरत होती है या मुझे उपले चाहिए होते हैं गाय के, तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं कि देसी गाय है क्या कहीं पर। क्योंकि गाय का मतलब ये नहीं है कि आप जर्सी गाय ले लो, जर्सी गाय का तो बीज ही बिल्कुल अलग है, विदेशी है। तो ऐसे में हमारे समाज के अंदर गौमूत्र तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अमेजन पे आप जाके देख लीजिए, गौमूत्र बिक रहा है, और वो बिक रहा है मतलब कि वो इसीलिए उपलब्ध है क्योंकि वो बिक रहा है। और आयुर्वेद में तो आपको मालूम ही है कि गौमूत्र का उपयोग जो है वो अनुपान और शोधन नाम के जो दो कॉन्सेप्ट है उनके लिए यूज किया जाता है, और ये हमारी चिकित्सा परंपरा का एक हिस्सा है। अब ये बात अलग है कि आधुनिक विज्ञान ने इस दृष्टि के दावों को अभी तक पुष्ट नहीं किया। अभी क्लिनिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चल रहे हैं, या मुझे लगता है कि कोई लोग सीरियसली लेंगे भी तो क्यों लेंगे, वो तो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वेदों की ओर लौटना, या मोदी जी का जो संकल्प है कि भाई, जैसे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी फर्स्ट पेपर में मतलब जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको ऐड किया गया है। अरे भाई, जब तुम एक नॉलेज सिस्टम को तबाह कर चुके हो, इतने ज्यादा अटैक इस भारत पे हुए हैं, तो उसमें समय तो लगेगा ना। लेकिन क्या आचरण में जो चीजें आ चुकी हैं, ट्रेडिशन को तो आप खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में पार्लियामेंट में वो हंसी केवल उन कुछ लोगों के लिए नहीं है, वो एक आदमी के लिए नहीं है, वो हंसी मेरे कलेजे तक चुभी है। अब एक कथा मिलती है, देखो पुराणों में, कि एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई, गाय जो है वो सबसे इनोसेंट है, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं गाय आपके शरीर में मैं रहना चाहती हूं। तो गायों ने विनम्रता पूर्वक इसको मना कर दिया। तो फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि मैं कहां निवास करूं, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे गोबर और गौमूत्र में निवास करें, ताकि लोक कल्याण का माध्यम बने। और अब इस कथा का भारतीय परंपरा में गोबर और गौमूत्र के साथ सीधा संबंध है। आप देखिए, मैंने बचपन में हर जगह हवन से पहले गोबर से लिपते हुए देखा। यहां तक कि अगर एक व्यक्ति की अंतिम सांस चल रही है और उसको हमारे यहाँ पे धरती पे लेना बोलते हैं, तो गोबर से लीप करके ही शरीर को उसके मतलब उस व्यक्ति को वहां लेटाया जाता है कि ताकि उसके प्राण जो है वो इस तरह से निकले। तो आप अंदाजा लगाइए कि सांस्कृतिक और परंपरा की एक इतनी समृद्ध इतिहास के ऊपर अगर कोई इंसान हंसता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसे वोट लेंगे, वो किनको खुश करना चाह रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। अच्छा देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में आपको एक बात बताता हूं।
मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो जिस परिवार से आती हैं, इंदिरा गांधी के बारे में भी आपने सुना होगा कि 1966 में जब गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और गौहत्या बंद करने को लेकर के बड़ा अनशन हुआ, तो ऐसे ही साधु सन्यासी इकट्ठे हुए थे और वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने भी गोलियां चलवाई थी और 7 आदमी मरे थे उसमें। मेरे ख्याल से 7 तो साधु संत मरे थे और एक शायद पुलिसकर्मी मरा था। फिर गुलजारी लाल नंदा थे शायद उस वक्त, और जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बाद में कानून बनाने की बहुत कोशिश भी की थी इंदिरा गांधी ने। अभी हमारे मोदी जी ने कम से कम कानून बनाने की बात कही और बना तो दिया कम से कम, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो ना तो कोई कानून बनाया और ना वो आज तक। और ये जो भाजपा सरकार है, इसके ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा कलंक है कि इन्होंने अभी तक गौ माता को लेकर के कोई कानून क्यों नहीं बनाया। ये हमारे धार्मिक प्रतीकों अटैक होने का मतलब ये थोड़ी है कि एक देश के अंदर एक समृद्ध जो व्यवस्था रही है, परंपरा रही है, जो जीवित है। मैं लुप्तप्राय व्यवस्था की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो वो जो हंसी है उनकी, वो गूंजती रहेगी, मैं सच बता रहा हूं आपको। और उसके वीडियोस ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोगों को शेयर करने चाहिए, ताकि वो हंसी बरकरार रहे चुनावों तक और कांग्रेस को करारा जवाब मिले। अब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है कांग्रेस। और जब कोई आदमी हमें अंधभक्त बोलता है, तो हम यही कहने से नहीं चूकते कि भैया हम अंधभक्त नहीं है, हम तो अपनी परंपराओं को बचा के रखना चाहते हैं, जिसका मटियामेट करने में लगी हुई है दूसरी पार्टियां। और बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं होंगे शायद कि जो जरथुस्त्र जो धर्म है, जिसे हम पारसी बोलते हैं, जिसका खून प्रियंका गांधी के अंदर है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो पारसी परिवार से आती हैं। इंदिरा गांधी की शादी एक पारसी से हुई थी कि नहीं हुई थी बताइए। और वो इतने कट्टर लोग हैं कि उन्होंने उसको अंदर ही नहीं लिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि अपने मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया था उन्होंने, पारसी लोगों ने। और अवेस्ता तथा बाद के पहलवी ग्रंथों में गोमेज अर्थात गाय को वो गोमेज बोलते हैं, और या बैल, दोनों के मूत्र का शुद्धिकरण के रूप में धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग मिलता है। तो कम से कम तो अपने खून की लाज तो रखनी चाहिए प्रियंका गांधी जी। आपको कम से कम अपने अंदर जो, आपके अंदर जो खून है, जिसके अंदर पारसी पना है, उसको तो कम से कम आप रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वहां पर भी वो धार्मिक शुद्धि के लिए गौमूत्र यूज होता है। और कई तरह की चिकित्सीय और धार्मिक चीजों में भी पारसी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल के पारसी लेफ्ट विंग हो गए, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि पारसी तो खुद ही अपने देश से मिटा दिए गए। विश्व के जो अन्य समाज में उनकी भी बात कर लेता हूं। आप नाइजीरिया का रिसर्च कर लीजिए, आप म्यांमार की पारंपरिक चीजों का और समुदायों का और उनके जो लोक चिकित्सा में जो गौमूत्र का प्रयोग होता है उसको आप यूज करिए, तो आप देखोगे कि वहां पे 100% इसको यूज किया जा रहा है। और कई तरह की हमारे देश की जो स्थानीय नस्लें हैं, जिनको मैं देसी गाय कह रहा हूं, उनका संरक्षण आज विदेश में किया जा रहा है। जैसे गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, कांकरेज है, ऐसी देसी नस्लों पर कार्य हो रहा है वर्ल्ड में। तो इसका मतलब है कि तुम किसको मूर्ख बना रहे हो कि भाई हम हिंदू परंपराओं के जो मानने वाले लोग हैं वो बिल्कुल मूर्ख है। तो मतलब ये सिद्ध कर देना चाहते हो, भाई कह रहा है इडियट और बहन जो है वो हंस रही है। तो ये तुम लोग किस तरह से वोट लोगे, हमारा मेरे समझ के बाहर है। और उसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि स्विट्जरलैंड में स्थानीय नस्लों के संरक्षण के लिए अभी भी इस वक्त स्विट्जरलैंड बहुत फेमस है। और हमारे यहां से जो बहुत देसी किस्म के बैल है, उनके वीर्य को मतलब वहां पे मतलब ले जाया जाता है, या वहां पे इस तरह से इसका संवर्धन हो रहा है। इन प्रयासों के लिए आनुवांशिक विविधता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जलवायु अनुकूलन और दूध को बढ़ावा देना। मैंने कई संतों के मुंह से सुना है कि जब वो कई बार कथा करने विदेश जाते हैं, और क्योंकि वो केवल देसी गाय का ही दूध पीते हैं, मान लीजिए उनके यजमानों ने उनको कोई दूध पिला दिया गाय का, तो एक बार तो मैंने सुना था कि शायद उनको उल्टी हो गई किसी कथावाचक को, और उसको बाद में पता चला कि वो जो दूध है वो डेयरी का है, और वो जो वहां की नस्ल की गाय है, जो कि सुअर की ब्रीडिंग होती है जिसके अंदर। अब आधुनिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जैव सक्रिय गुणों की संभावना से तो वो इनकार नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें एंटीबायोटिक तत्व नहीं है, ठीक है। यहां तक भी रिसर्च चल रही है कि जो चीज शिलाजीत हिमालय में पाई जाती है, कभी भी आप देखना देसी गाय के मूत्र के आसपास एक खास किस्म की जो महक होती है, वो बिल्कुल शिलाजीत जैसी होती है। तो ये बात प्रूव हो रही है धीरे धीरे, या हम लोग सब लोग जानते हैं कि देसी गाय में जो सूर्य नाड़ी होती है, और आप शंकराचार्य जो पुरी के हैं उनके मुंह से सुन लीजिए, इसके बारे में वीडियो उन्होंने डाल रखा है
कि उनके पास कुछ लोग आए एक बार ये कहने के लिए कि बार हमारी जो देसी गाय है वो बीमार हो जाती है, तो उन्होंने सीधा एक प्रश्न किया कि क्या आप देसी गाय और विदेशी गाय जो रखते हो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, आप उनको थोड़ा दूरी पर बांधना शुरू करो, और वो जो देसी गाय है वो स्वस्थ होने लग गई। इसका मतलब है कि देसी गाय जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे देसी अनाज, देसी भुट्टा, हर चीज मतलब हाइब्रिड का शिकार हो चुकी है। तो उसमें कई बार लोगों को यही समझ में नहीं आता कि देसी का महत्व क्या है। अब सार्वजनिक विमर्श के अंदर डिस्कोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। कि हाल ही में मैं देख रहा हूं कि सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मतलब इस तरह के वैज्ञानिक दावों का आईआईटीएन का मतलब मजाक उड़ा रहे हैं वो, है ना, वो जब वो खुद ही कहते हैं, चाहे आप किसी किसी के बारे में भी बात कर लो, कांग्रेस को हिंदुओं से चिढ़ है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो किसी भी तरह के हिंदू की किसी भी परंपरा का सम्मान नहीं करते। तो अब मुझे मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ रहा है उसकी बात को सुन करके, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा मतलब बोलता हुआ नजर आ रहा हूं आप लोगों को। आप बिल्कुल ट्रोल करें मुझे, और जो मेरे भाई बहन हैं जो बिल्कुल इस परंपरा से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल पोस्ट को लाइक करें और उपहास ना करें। हम कभी किसी मुसलमान का उपहास नहीं करते, हम कभी किसी सिख का उपहास नहीं करते, हम किसी भी परंपराओं का उपहास नहीं करते। इतने सहिष्णु होते हैं हिंदू, तो फिर हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का कोई अपमान करे तो ये हमें पसंद नहीं आता। और इसको रखते हुए, बरकरार रखते हुए अगर हमको कोई अंधभक्त कहे तो भाई हम 1000 बार करोड़ बार अंधभक्त हैं। तो आप याद रखिएगा, परंपरा जो होती है वो हमें अनुभव देती है, विज्ञान हमें प्रमाण देता है, लेकिन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उपहास होना चाहिए। और किसी विचार से असहमति व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी परंपरा या शोध का मजाक उड़ाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहलाता। वो तो कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल नहीं है प्रियंका गांधी की। जिस तरह से उन्होंने मतलब जो हंसी उन्होंने हंसी है, वो हंसी देखना आप उसका क्या क्या परिणाम रहेगा। और ये एक परिपाटी उन्होंने क्रिएट कर दी है। लगे हाथों में ये भी बात करूं कि मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनाने वाला हूं कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि ना तो खेत खलिहान बचे, सब तो शहरों में शिफ्ट हो गए। गाय को केवल एक रोटी देने से काम थोड़ी चलेगा। तो इस तरह के कुछ जो संगठन आ गए हैं गायों की सेवा करने वाले, आपने नोटिस किया होगा कि वो गाय के रूप को, जैसे मेरे पास एक बार मैसेज आया था एक पर्टिकुलर शायद इस्कॉन टेम्पल वालों का, कि भाई मैं वहां गया था तो उन्होंने कहा कि आप 15,000 रुपए एक गाय के हमें सालाना दो तो आपको गौ सेवा का फल मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसको देखना चाहूंगा कि कौन सी गाय है, उसकी क्या सेवा होती है। तो मैंने देखा कि उन्होंने इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेनका गांधी ने भी एक बार कहा था कि हमें फिनाइल की जगह सरकारी जो महकमे है उसके अंदर गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। गोनायल शायद उन्होंने वर्ड यूज किया था उसके लिए। तो ये भारतीय परंपराएं रही है। हमारे यहाँ पे भाई पोछे लगते हैं, हमारे यहाँ पे अशुद्धि दूर करने के लिए गौमूत्र के छींटे दिए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी की परंपरा में नहीं, देखिए आज वेस्टर्न एजुकेशन का कितना बोलबाला है कि बच्चों को देसी घी से ही बदबू आ रही है। अब देखिए उनको बाजरे की रोटी में मतलब बदबू आ रही है, मैगी खाने वाली जनरेशन आ रखी है। तो अगर आप घर में सत्यनारायण का पाठ नहीं कराओगे, हवन नहीं कराओगे, गौमूत्र नहीं लेके आओगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, तो समझ लो आने वाले दिनों में आपके खुद के बच्चे भी उनकी लाइन में जाके खड़े होंगे, जो आपको प्रोटेस्ट में नजर भी आ रहे थे। कोई सरोकार नहीं भारतीय परंपराओं से, तो भैया इस संस्कृति को कौन बचाएगा? हम कितने साल जिएंगे? तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई वीडियो ना दिखाएं, उनको गाय के पास लेके जाएं। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं गाय को चारा खिलाते वक्त का वीडियो जरूर अपलोड करता हूं, जिससे कि मैं संस्कार डाल सकूं आने वाली पीढ़ी में कि भाई समय समय पर गाय को चारा डालते रहो। हालांकि मुझे वहां पर ये एक क्वेश्चन मार्क भी रहता है कि भाई इस गाय के प्रोडक्ट को कौन यूज कर रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेन चीज है कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा कि हम अब खेत खलिहान वाले नहीं रहे। अब हम गाय को जब दूध नहीं देगी, जिसको बाकड़ होना बोलते हैं, तो हम उसको अपने दरवाजे पर कब तक बांध के रखेंगे? आप देखते हो कि लोगों में एथिक्स नहीं है और धार्मिक महत्व भी नहीं है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में जब मृत्यु होती है तो गौदान नहीं होता? जो प्रेमचंद का नॉवल है, अब प्रेमचंद खुद भी तो एक वामपंथी थे, उनकी बहुत सारी चीजों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परंपराओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके ऊपर भी तो कई बार चर्चा होनी चाहिए कि भाई वो एक वामपंथी व्यक्ति था। उनका जो इंटरेस्ट था, आप कभी भी देखिएगा, वो एक अलग तरह का लेफ्ट विंग का। तो वो परंपराओं का सम्मान करते करते
एक नए कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्नाइजेशन दे करके और सभी भारतीय चीजों के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा गए। कुछ हद तक वो एक क्रांतिकारी भी थे, हम उसमें डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को। लेकिन बात ये चल रही है कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है हमारे पास गाय को रखने के लिए, अब गांव में जाके देखिए गाय को कोई नहीं निकालता था पहले के जमाने में। मैंने अपने घरों में देखा है कि बूढ़ी गाय खड़ी है तो बूढ़ी गाय को खिलाया जा रहा है, क्योंकि खेत में अनाज हो रहा है, उसका भूसा आ रहा है। लेकिन अब तुम कहां से बांध के रखोगे, तुम सड़क पे छोड़ दोगे उसको। तो ऐसे में इस विमर्श को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इस डिस्कोर्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मंदिर जाया हो, ना कोई एकादशियां कर रहा है। एकादशी करने का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, मैंने नोटिस किया है। माला जपने का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं खुद भी कह रहा हूं कि जब करियर का वक्त है उस वक्त भले माला मत जपो। जैसे मैंने देखा था एक बार के कुछ पत्रकार थे और वो हाथ में काउंटर लेकर के माला जप रहे थे, तो किसी एक व्यक्ति ने जो लेफ्ट विंग का था कहा कि भाई ये जीवन में क्या तरक्की करेंगे। मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ और मैंने भी अपने क्लास में बच्चों को इस बारे में बोला। फिर मैं कई दिनों तक सोचता रहा। मैंने कहा यार, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के और अपने करियर पर ध्यान देने में कहां कोई बुराई है। और अगर ये बुराई रहेगी तो फिर आप मान के चलिए कि फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कांग्रेस पार्टी के पीछे चल पड़ेंगी। और वो जिस तरह से वो जो 3 नमूने आए हैं अभी, जिन्होंने किसी भी तरह से भारतीयता को नकार रखा है, वो नशे में धुत रहने वाले जो बच्चों को इकट्ठा करके और एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। अच्छा लगा हमें कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखा गए, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा किया। लेकिन परंपराओं के सम्मान की तो हम उनसे कोई अपेक्षा, वो एक अच्छे लीडर साबित नहीं हो पाएंगे आने वाले टाइम में। भारत के अच्छे लीडर साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत का अच्छा लीडर साबित होने के लिए भारतीयों के सबकॉन्शियस को जानना होगा। एक बुक है जिसका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो मतलब नेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इमेजिन्ड कम्युनिटीज कहा जा रहा है, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, अपनी माइथोलॉजी से, अपने धर्म से और अपने देवी देवताओं से। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मुझे माफ कीजिएगा। और लंबा वीडियो आप नहीं देख पाए तो शुरू का जरूर देखें आप। थैंक यू वेरी मच।